नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फरवरी 2026 के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के हैं और इसमें टोटल 100 टॉप सवाल हैं। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो फरवरी महीने के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और इस वीडियो के बाद आपके आर्थिक, साइंस, टेक, खेल ये सारे करंट अफेयर अपलोड किए जाएंगे। तो जो पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में समझिएगा। वर्ष 2025 में भारत के किस प्रसिद्ध त्यौहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दीपावली को शामिल किया गया है। दीपावली को यह सम्मान यूनेस्को की किस बैठक में दिया गया है? तो यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र में दिया गया है। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 20वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? यह कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में कहाँ? तो लाल किला के परिसर में हुआ है। भारत की ओर से इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा के द्वारा किया गया है। विशाल वी शर्मा के द्वारा किया गया है। दीपावली को मिलाकर अब तक भारत के कुल कितने प्रतीक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? तो कुल आपके 16 प्रतीकों को शामिल किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखिएगा कि 16 कौन कौन है। दीपावली को किस तिथि को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? तो 10 दिसंबर 2025 को घोषित किया गया है। यूनेस्को की नई दिल्ली बैठक में दीपावली के अलावा अन्य किस देश के लोकप्रिय स्ट्रीट फूड को शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है मिस्र का स्ट्रीट फूड कोसरी को। इंपॉर्टेंट है, मिस्र का स्ट्रीट फूड कोसरी। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी निर्मित गोताखोरी सहायक पोत कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है DSC-A20 उसका नाम है। DSC-A20 का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है मेमर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जो कोलकाता में स्थित है। मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि DSC-A20 को भारतीय नौसेना में कहाँ कमीशन किया गया है? तो कोच्चि में नौसेना की दक्षिण कमान में इसे कमीशन किया गया है, शामिल किया गया है। ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC का फुल फॉर्म है का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य काम है युद्ध पोतों और पनडुब्बियों की पानी के नीचे मरम्मत और जांच करना, इसका मुख्य उद्देश्य है DSC-A20 का। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के साथ कुल कितने DSC पोतों का अनुबंध किया है? तो कुल 5 पोत को बनाने का अनुबंध किया गया है। नेक्स्ट है अपाचे हेलीकॉप्टर। दिसंबर 2025 में भारतीय सेना को अमेरिका से कौन से अटैक हेलीकॉप्टरों की अंतिम खेप प्राप्त हुई है? तो अपाचे AH-64E की। और आपको ध्यान रखना है ये लैंड कहाँ पर किया? तो गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस स्टेशन पर यह लैंड किया है, इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि अपाचे हेलीकॉप्टरों की इस डील के तहत कुल कितने हेलीकॉप्टर थल सेना को मिले हैं? तो कुल आपके 6 हेलीकॉप्टर थल सेना को मिले हैं। इस डील में 6 हेलीकॉप्टर खरीदने की बात थी और 6 हेलीकॉप्टर आ चुका है। अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो बोइंग कंपनी के द्वारा किया गया है। बोइंग अमेरिका की कंपनी है। थल सेना के इन नए अपाचे हेलीकॉप्टरों को किस एयरबेस पर तैनात किया जाएगा? तो जोधपुर स्थित 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में इसे शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी मारक क्षमता और शक्ति के कारण अपाचे हेलीकॉप्टर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका उपनाम है उड़ता हुआ टैंक। उड़ता हुआ टैंक। भारतीय नौसेना के 24 सी हॉक, याद रखेगा 24 सी हॉक MH-60R हेलीकॉप्टरों के रखरखाव के लिए भारत ने किस देश के साथ अनुबंध किया है? तो भारत ने अमेरिका के साथ में अनुबंध किया है। अमेरिका के साथ में अनुबंध किया है। सी हॉक हेलीकॉप्टरों का निर्माण किस अमेरिकी कंपनी द्वारा किया गया है? तो लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है।
इस नए समझौते के तहत हेलीकॉप्टरों के निरीक्षण और मरम्मत के लिए केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो भारत में ही स्थापित किया जाएगा। सीहॉक हेलीकॉप्टरों के लिए निरीक्षण और मरम्मत के लिए केंद्र भारत में ही स्थापित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2020 से 2024 के दौरान लगभग कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है? तो लगभग 9 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या कितनी थी? तो आपके 85,256 व्यक्ति ने केवल 2020 में नागरिकता छोड़ा है। अगला है इसरो। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने अपने किस शक्तिशाली रॉकेट से अमेरिकी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो यह किया गया है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M6 से किया है। भारत की धरती से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 और इसका वजन कितना था? तो 6100 किलोग्राम इसका वजन था। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट किस अमेरिकी कंपनी द्वारा निर्मित है? तो निर्मित किया गया है AST स्पेस मोबाइल कंपनी के द्वारा। ब्लू बर्ड सैटेलाइट की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो ब्लू बर्ड सैटेलाइट है जिसे भारत ने लॉन्च किया है, इसकी मुख्य विशेषता है कि यह बिना मोबाइल टावर के सीधे फ़ोन पर इंटरनेट और कॉल की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको ब्रॉडबैंड उपलब्ध करवाएगा। ब्लू बर्ड सैटेलाइट ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय रॉकेट को बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है, जिसे पहले JSLV मार्क 3 कहा जाता था, लेकिन अब इसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहते हैं। इसरो की किस वाणिज्यिक इकाई ने ब्लू बर्ड सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया था? तो यह किया था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति भवन में 21 परमवीर चक्र विजेताओं के चित्रों वाली किस नई गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति भवन में। परमवीर दीर्घा का उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस अवसर पर किया है? तो विजय दिवस पर किया है। कब मनाते हैं? 16 दिसंबर 2025 को मनाए थे विजय दिवस। तो विजय दिवस के अवसर पर उद्घाटन किया गया था। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। भारत में अब तक कुल कितने सैन्य कर्मियों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो कुल 21 सैन्य कर्मियों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निर्माणाधीन परिसर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सेवा तीर्थ कर दिया गया है। सेवा तीर्थ कर दिया गया है। सेवा तीर्थ परिसर के अंतर्गत सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3 में किनके कार्यालय होंगे? तो सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे, जबकि सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दफ्तर होगा। हाल ही में कई राज्यों में राज्यपालों के आवास राजभवन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अब कर दिया गया है लोक भवन। पहले इसका नाम था राजभवन, अब कर दिया है लोक भवन। राजपथ और सेंट्रल सेक्रेटरीट के नाम क्रमशः क्या रखे गए हैं? तो राजपथ का नाम रखा गया है कर्तव्य पथ, जबकि सेंट्रल सेक्रेटरीट के नाम रखे गए हैं कर्तव्य भवन रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने के लिए कौन सा नया कानून लागू किया गया है? तो शांति अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। शांति अधिनियम 2025। शांति का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। शांति अधिनियम 2025 ने किस पुराने अधिनियम का स्थान लिया है? तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 का स्थान लिया है। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक 100 गीगावाट। कितना वाट? 100 गीगावाट आपके परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। शांति अधिनियम के तहत किस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। मोस्ट VVI है। नए कानून के बाद भी कौन से कार्य केवल
सरकार और सरकारी एजेंसियों के पास ही रहेंगे। तो यूरेनियम व थोरियम का खनन, भारी जल का उत्पादन और उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी का प्रबंधन, ये सारे काम आपके सरकार और सरकारी एजेंसियों के पास ही रहेगा। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी कहाँ आयोजित की गई? तो अबू धाबी में आयोजित की गई। अबू धाबी कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात देश में है। आईपीएल 2026 की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन रहे? तो ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। इन्हें 25.20 करोड़ में खरीदा गया केकेआर के द्वारा। किसके द्वारा? केकेआर के द्वारा खरीदा गया है। आईपीएल 2026 की नीलामी में किन दो भारतीय खिलाड़ियों को सर्वाधिक मूल्य मिला है? तो कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को सर्वाधिक मूल्य मिला है भारतीय खिलाड़ी में। जबकि कार्तिक शर्मा है उन्हें 14.20 करोड़ चेन्नई सुपर किंग के द्वारा खरीदा गया है। कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को 14.20 करोड़ में खरीदा गया है। किसके द्वारा? चेन्नई सुपर किंग के द्वारा खरीदा गया है। इन दोनों प्लेयर को चेन्नई सुपर किंग्स खरीदा है। और कितना खरीदा है? तो 14.20 करोड़ में खरीदा है। दोनों का सेम रेट है। नेक्स्ट है कि विमेंस प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन रहीं आपके महिला में? तो दीप्ति शर्मा रहीं। इन्हें 3.20 करोड़ में खरीदा गया है यूपी वॉरियर्स के द्वारा खरीदा गया है। नेक्स्ट है कि WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बनी? तो अमेलिया केर बनी है। ये न्यूजीलैंड की हैं और इन्हें 3 करोड़ में खरीदा गया है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में किस परमाणु पनडुब्बी से K-14 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है INS अरिघात से किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2025 में किस परमाणु पनडुब्बी से K-14 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो किया गया है INS अरिघात से। K-14 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो 3500 किलोमीटर है। किस परीक्षण के सफल होने से भारत की न्यूक्लियर ट्रायल्ड जमीन, हवा और समुद्र से हमला करने की क्षमता और अधिक विश्वसनीय हो गई है? तो K-14 मिसाइल का पनडुब्बी से सफल परीक्षण के बाद भारत जो है जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में किस श्रेणी की पनडुब्बी में समुद्री यात्रा की है? तो कलवरी क्लास की INS बागसिर से राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में समुद्र की यात्रा की है। ठीक है, ये पनडुब्बी है। नेक्स्ट है कि पनडुब्बी में समुद्री यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। जबकि पहले कौन थे? तो APJ अब्दुल कलाम थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो सुखोई 30 MKI से और राफेल से। याद रखिएगा, सुखोई 30 MKI और राफेल, ये दोनों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उड़ान भरी हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि INS बागसिर को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था? तो जनवरी 2025 में शामिल किया गया था। इसके बाद है राज्य समाचार में है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया है, जो पूर्व में DGP थे उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किन संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए किया गया है? तो इसका गठन किया गया है बेसिक एडेड माध्यमिक एडेड महाविद्यालय, अल्पसंख्यक कॉलेज और अटल माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक की बहाली करने के लिए इसका गठन किया गया है। याद रखिएगा किसका? तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में। आइए, मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक के 69 वर्ष पूरे होने पर विशेष सत्र कब आयोजित किया गया? तो 17 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र ऐतिहासिक रूप से कब बुलाया गया था? तो 17 दिसंबर 1956 को बुलाया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा के इस विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? विजन 2047 था।
विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश पर चर्चा करना इसका उद्देश्य था। उसके बाद छत्तीसगढ़ का आपके न्यूज़ करंट अफेयर है कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना के तहत पर्यटकों को पैकेज पर कितने प्रतिशत अनुदान सब्सिडी दिया जाएगा? तो वयस्कों के 75% और 2 से 18 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उन्हें 85% आपके सब्सिडी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की इस पर्यटन योजना के लिए किन 2 संस्थाओं के बीच समझौता हुआ है? तो राज्य पर्यटन विभाग और IRCTC के बीच में। राज्य पर्यटन विभाग और IRCTC के बीच में हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद है बिहार। बिहार की 18वीं विधानसभा में विपक्ष का नेता किसे चुना गया है? तो तेजस्वी यादव को चुना गया है, ये राजद का नेता है। बिहार के 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो प्रेम कुमार को, ये भाजपा के विधायक हैं। प्रेम कुमार बिहार के किस सीट से लगातार 9 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं? तो गया जी टाउन सीट से, गया जी टाउन सीट से 9 बार लगातार विधायक बने हैं प्रेम कुमार, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा के बारे में समझिएगा। हरियाणा सरकार ने किस नए क्षेत्र को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है? तो हांसी को घोषित किया है। हांसी जिला बनने से पूर्व किस जिले का हिस्सा था? तो हिसार जिले का हिस्सा था, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है हरियाणा के लिए। उसके बाद है दिल्ली का न्यूज़ है कि दिल्ली में राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? तो दिल्ली में जो राजस्व जिलों की संख्या है अब बढ़ा के 11 से 13 कर दिया गया है, याद रखेगा। हम बात कर रहे हैं किसकी? राजस्व जिलों की, राजस्व जिलों की। दिल्ली में बनाए गए 3 नए जिलों का नाम इस प्रकार है, जो राजस्व जिले हैं: पुरानी दिल्ली, मध्य उत्तर दिल्ली, बाहरी उत्तर दिल्ली, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दिल्ली के जिलों के पुनर्गठन के दौरान किस जिले को समाप्त कर दिया गया है? तो शहादरा जो जिला है इसे समाप्त कर दिया गया है। इसका अधिकांश भाग अब उत्तर पूर्वी जिले में शामिल किया गया है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। प्रधानमंत्री की 3 देशों की यात्रा दिसंबर 2025 में होता है। तो दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 3 देशों की आधिकारिक यात्रा की है? तो जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की आधिकारिक यात्रा की है। जॉर्डन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शाह अब्दुल्ला सेकंड ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो $5 अरब तक करने का लक्ष्य रखा है, जबकि वर्तमान में व्यापार होता है $2.87 अरब का। भारत और जॉर्डन के बीच ऐतिहासिक पर्यटन सहयोग के लिए किन 2 स्थलों के बीच समझौता हुआ है? तो जॉर्डन की पेट्रा और भारत की एलोरा गुफाओं के बीच में समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की इथियोपिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को किस स्तर पर ले जाने की सहमति बनी है? तो रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने की सहमति बनी है। इथियोपिया के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया की संसद को संबोधित किए हैं। तो इथियोपिया की संसद उनके द्वारा संबोधित की जाने वाली विश्व की 18वीं संसद है, याद रखिएगा, विश्व की 18वीं संसद बन गई है। प्रधानमंत्री ने इथियोपिया में किन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्प चक्र अर्पित किया है? तो अदवा विजय स्मारक पर 1896 की अदवा की लड़ाई के शहीदों को, ठीक है। ओमान की यात्रा के दौरान भारत और ओमान के बीच किस महत्वपूर्ण आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर सिग्नेचर किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CEPA कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री मोदी को किस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है? तो प्रथम श्रेणी का ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं?
तो अब तक 29 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, ये मिल चुका है। नेक्स्ट है कि भारत ओमान बिजनेस फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया। तो मस्कट, कहाँ पर होता है? मस्कट में होता है, ओमान की राजधानी मस्कट में। उसके बाद है दिसंबर 2025 में भारत रूस के बीच कौन सी वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित की गई? तो 23वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत और रूस ने द्विपक्षीय भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किन मुद्राओं के उपयोग पर सहमति जताई है? भारतीय रुपया और रूसी रूबल पर। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को कौन सी धार्मिक पुस्तक रूसी भाषा में अनुवादित उपहार स्वरूप भेंट की है? तो श्रीमद् भागवत गीता को उपहार स्वरूप भेंट किया गया है। भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2047 तक बढ़ाकर कितने गीगावाट करने का लक्ष्य रूसी वार्ता के दौरान साझा किया था? तो 100 गीगावाट, पहले भी आप देख चुके हैं। रूस ने भारत द्वारा शुरू किए गए किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने के लिए फ्रेमवर्क समझौता अपनाने की घोषणा की है? तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में रूस ने भारत द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने के लिए फ्रेमवर्क समझौता अपनाने की घोषणा की है। जो फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, इसे अपनाने की घोषणा की है। भारत किस संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता कर रहा है, जिसमें रूस मुख्य सदस्य है? तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ में, याद रखिएगा, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ में। अक्टूबर 2025 में भारत रूस सामरिक साझेदारी की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 25वीं वर्षगांठ मनाया गया है। आगे कि ऑस्ट्रेलिया बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के आदेशानुसार सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो 16 वर्ष निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया प्रतिबंध का अनुपालन ना करने वाली कंपनियों पर ऑस्ट्रेलिया ने कितने जुर्माने का प्रावधान किया है? तो 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का प्रावधान किया है जुर्माने के रूप में, लगभग 3.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, जिन्होंने इस प्रतिबंध को बचपन सुरक्षित करने वाला कदम बताया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। कौन है? एंथनी एल्बनीज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि ऑस्ट्रेलिया यहूदियों पर आतंकी हमला के बारे में देखिएगा। दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के किस प्रसिद्ध समुद्र तट पर यहूदियों के हनुक्का त्यौहार के दौरान आतंकी हमला हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, एक त्यौहार था हनुक्का। तो ये सिडनी स्थित आपके बोंडी बीच पर हमला होता है। सिडनी स्थित बोंडी बीच पर यह हमला होता है। ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमलों के पीड़ितों के सम्मान में 21 दिसंबर को किस रूप में मनाया गया है? तो राष्ट्रीय चिंतन दिवस के रूप में मनाया गया है 21 दिसंबर को। जापान ने 15 वर्ष के अंतराल के बाद विश्व के किस सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पुनः चालू करने का निर्णय लिया है? तो काशिबाजाकी करीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पुनः चालू करने का निर्णय लिया है 15 वर्षों के बाद। जापान ने किस वर्ष की फुकुशिमा आपदा के बाद परमाणु ऊर्जा पर अपनी आत्मनिर्भरता कम कर दी थी? तो वर्ष 2011 की आपदा के बाद। वर्ष 2011 की आपदा के बाद जापान ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2050 तक रखा है। लोबी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को एशिया की कौन सी बड़ी शक्ति बताया गया है? तो तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है। पहला आपके अमेरिका है, दूसरा चीन है, तीसरा भारत है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में मेजर पावर श्रेणी में शामिल होने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो भारत है, 40 के स्कोर के साथ। कितना स्कोर भारत का है? तो 40 स्कोर है, जबकि अमेरिका का स्कोर है 80.5 और चीन का है 73.7। इस इंडेक्स में, एशिया पावर इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहने वाले 2 सुपर पावर देश कौन से हैं? तो अमेरिका पहला पर है, दूसरा पर आपके चीन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिसंबर 2025 में भारत ने ओमान के बाद किस अन्य देश के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता पूरा किया है? तो न्यूजीलैंड के साथ में। भारत न्यूजीलैंड व्यापार समझौते के तहत
STEM विषयों के छात्रों को पढ़ाई के बाद कितने वर्ष तक काम करने की अनुमति मिलेगी? तो 3 वर्ष तक आपके काम करने की अनुमति मिलेगी और PhD जो छात्र हैं उन्हें 4 वर्ष तक काम करने की अनुमति दिया जाएगा न्यूजीलैंड में। इस समझौते के तहत किन उत्पादों को घरेलू उद्योगों के संरक्षण के लिए बाहर रखा गया है? तो डेयरी उत्पादन, चीनी, मसाले और खाद्य तेल को इससे बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है रोसकोसमोस किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है? तो वर्ष 2036 तक मोस्ट VVI है। नेक्स्ट है सोमालीलैंड और इजराइल। सोमालिया के स्वायत्त क्षेत्र सोमालीलैंड को संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इजराइल बना है। सोमालीलैंड की राजधानी क्या है जिसे इजराइल ने आधिकारिक मान्यता प्रदान की है? तो हरगैसा है। हरगैसा याद रखिएगा, हरगैसा। फिर से